ठीक है, हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। आप सभी को पता है कि केमिकल रिएक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं जैसे आपको समझाने के लिए मैं कहूं कि मैंने क्या करा कि हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, अब यहां तो मैंने छोटा सा लिखा और ये जो है क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो कितना ज्यादा ये जो है लंबा हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाता है, H2O। और यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि आपको सारी चीजें पता लग जाती है। खैर यहाँ पे मैं अगर स्टेट लिखूं तो ये स्टेट भी पता लग जाती है। ठीक है, मैं जैसा लिख रहा हूं तो वैसे के अनुसार से कि यहाँ पे H2 गैस में ये भी पता लग रहा है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है या कितने एटम है। ये सारी चीजें जो है इससे पता लग जाती है। अच्छा, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेरी गुड, रिएक्टेंट। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। अगर मैं कहूं कि किसको रिएक्टेंट कहिएगा, जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। अब देखो कैसे, एक बच्चे से मैंने पूछा कि H2O को, लिक्विड को मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस से मैंने क्या करा, तोड़ दिया 2H2 गैस प्लस O2 गैस में। मैंने पूछा कि बताओ कि इसके अंदर कौन सा है, तो वो बच्चा कहता है अभी भी, क्योंकि जनरली वो देखता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो है मिला के हमने क्या बनाया है, वाटर बनाया है। जबकि यहाँ पे H2O क्या है, रिएक्टेंट है। वेरी गुड। तो याद रखिएगा जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपको इसी को आपने तोड़ के बनाया, इसलिए इसको रिएक्टेंट कह देंगे और इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोडक्ट कह देंगे। बोलिए, क्लियर है तीसरी बात? ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर हम केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये चीजें जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है लिख दिया। क्यों केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, ताकि कि हमारी सुविधा के लिए कोई भी रिएक्शन क्या हो आसानी से लिखा जा सके। तो ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है, बेसिकली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से जो है मिलके बने होते हैं और इसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से लिखा जाता है। इसमें सारी चीजें बताता है कि उसका स्टेट कैसा है, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बता देता है। जबकि रिटर्न वाले वर्ड में जो है ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं लग पाती थी, इसीलिए हमने क्या करा, केमिकल रिएक्शन को जो है फॉर्म में लिखा। ओके, तो ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया। पहले हम दो टर्म समझते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ हीट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अच्छा, मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगा, रिलीज होगा या गेन होगा, रिलीज होगा। अगर जब रिलीज होगा तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, मैंने इनकी सारी बातें ना आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास इसका जरूरत पड़ेगा तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ हीट इंडोथर्मिक बात करते हैं। मैंने कहा था कि इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, हीट इज एब्जॉर्ब। ये तो मैंने कहा था, हीट इज क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, इंडोथर्मिक है, हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ओके।
मैंने इस ग्राफ को समझाता हूं, फिर आपको जो है ये सारी बातें जो है फिर से मैं समझाऊंगा। अगर मेरे पास एक साइड मैंने क्या रखा है, इंथैल्पी रखा। इंथैल्पी बेसिकली क्या है, डेल्टा एच, या इसको हमने कहा था आप हीट के टर्म में भी यूज कर सकते हो। ओके, दूसरी साइड हमने क्या रख दिया, स्टेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे ध्यान सुनना कि इन यहां पे हमारे पास प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अच्छा मुझे बताइए कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो प्रोडक्ट का डेल्टा एच ज्यादा होगा, या हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि रिएक्टेंट होगा? हीट क्योंकि प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट को आप हीट कीजिएगा तभी तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट में जाएगा। ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी थी और आपने इसको हीट दिया तो ये कुछ यहां पे पहुंच गया। क्योंकि देखिए आपने क्या करा कि कोई रिएक्शन है, मैं जैसे मैं यहां से लिख देता हूं, ए से बी जा रहा है, आपने इसको हीट दिया, इसका मतलब है कि ए को प्लस हीट किया तभी तो बी बना होगा, और बी की एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई होगी। तो वही मैंने कहा कि ये यहां पे ए क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, और बी क्या है आपका, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। मैं यहां से लिख सकता हूं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, किसमें, एंडोथर्मिक। ओके, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट। वेरी गुड। मैंने कहा था कि जिसकी एनर्जी कम हो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा। वेरी गुड। एनर्जी मैंने क्या कहा था कि जिसकी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहां से हमने ये सीख लिया कि अगर कोई भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि आप उसको, मैंने कहा था हीट को ऐसे मानना कि अगर आपको कोई एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी को हमने कहा था क्या मानना, पैसे मानना। पॉजिटिव। तो अगर जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप कैसे होंगे, खुश होंगे कि दुखी होंगे, खुश होंगे सर, खुश होंगे ना। तो उसी तरीके से आपको जो है बोनस मिल गया है, मान लीजिए ये हीट के रूप में। ठीक है, तो आप लोग क्या होगे, खुश हो जाओगे कि आज तो हम जाएंगे इस रेस्टोरेंट में, वहां खाना खाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, इसी टाइप से होगे खुश। ठीक है, ओके। अब उसी तरीके से जब यहाँ पे मिल गया तो इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, आपके पास भी पैसे आएगा तो आप तुरंत कहां कहां पहुंचोगे मुझे भी नहीं पता। कई जो है कहेंगे कि मैं इस मॉल में जाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं तो यहाँ रेस्टोरेंट में जाऊंगा, या कोई कहेगा कि मैं इस चिड़ियाघर में घूमने जाऊंगा। ठीक है, जो है चिड़ियाघर में जो है घूमने के लिए, तो इसी प्रकार से उसकी एनर्जी आने से उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। अब उसको नहीं पता कि कहाँ जाएगा, कभी वो कह रहा है कि मैं जो है कहीं घूमने जाऊंगा, कभी कह रहा है चिड़ियाघर जाऊंगा, कभी कह रहा है कपड़े खरीदूंगा, कभी रेस्टोरेंट खरीदूंगा, कभी पता नहीं क्या क्या खरीद लेगा। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। लेकिन उसके पास पैसे नहीं था, चुपचाप वो स्कूल जाएगा, घर आएगा, जितना किराया है उतना मिलेगा, तो बगल वाले दोस्त से भी नहीं बात करेगा कि हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, बस चुपचाप जाएगा और आएगा। उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इधर उधर नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही एनर्जी मिल जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे वो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वही ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी कम, यहाँ से दिया तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वही मैंने बताया कि यहाँ पे एचपी जो है क्या हो जाएगा, एचआर से बड़ा हो जाएगा। ओके, मैंने ये भी बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज मोर हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड रिएक्टेंट। अगर जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ये यहां पे समझो, बिकॉज मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। अगर ज्यादा एनर्जी दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा, बॉन्ड जो है वो तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ देगा
तो क्या हो जाएगा, जैसे होता है ना कि किसी किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो तोड़ देता है बॉन्ड, जैसे अपने गांव वाले से, अपने दोस्त से, कहता है अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया, ठीक है, अब मुझे किसकी जरूरत, अब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ के जो है वो क्या करता है, पैसे वाली दुनिया में जो है घूमना फिरना शुरू कर देता है। लेकिन अल्टीमेटली उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही कारण होता है जब बॉन्ड तोड़ते हो आप, जितना जब आपके पास कोई भी चीज ज्यादा आ जा रही हो तो आपको एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, जिससे सामने वाले को पता ना लग सके, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक कंपाउंड। जो कंपाउंड बनेगा जब आप हीट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एंडोथर्मिक कंपाउंड कर देंगे। If more heat is absorbed, then the product in the reaction will be less stable or the reactant is more stable. और जितना ज्यादा आप एनर्जी दीजिएगा तो उतना ज्यादा हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप ना 3 तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या करा कि A प्लस बी का रिएक्शन कराया और वो CD बन गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए, पहला तो तरीका आप सभी को पता होगा कि A प्लस, मैं नीचे लिखता हूं, मैंने क्या करा, A प्लस बी का रिएक्शन कराया और मैंने एक्स कैलोरी जो है हीट दे दिया, ठीक है, तो C प्लस डी बन गया। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई A प्लस बी में ही तो हीट दे रहे हैं, तो प्लस एक्स कैलोरी, एक्स का मतलब है कि मल्टीपल्स कितना लगेगा, टाइम्स, तो ये C प्लस डी बन गया। ओके, अच्छा मैं इस एक्स कैलोरी को इधर भी तो ले जा सकता हूं, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी माइनस एक्स कैलोरी, ठीक है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, और ओवरऑल जो है क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट HP माइनस HR की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा H जो है आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स कैलोरी। कितना आप दे रहे होंगे एक्स्ट्रा, बोलिए। जरूरी है। कैलोरी एनर्जी है, जैसे ओके। कि आप किसी चीज को देते हो ना तो कैलोरी में हम लोग एनर्जी देते हैं या जूल में देते हैं, तो इन्होंने जो है किस में दिया है। तो आप इन तरीकों से अगर जो लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कहां कहां होता है, थोड़ा सा देखिए। डिसोसिएशन रिएक्शन, जब आप क्या करते हो कि किसी रिएक्शन को तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मान लो किसी रिएक्शन, आपको किसी के साथ रिश्ता तोड़ना है, एक तो नॉर्मल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन मान लो किसी का लड़ाई करके तोड़ना है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है, जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं, खैर अपने लाइफ में भी यही एप्लीकेबल होता है कि अगर हम किसी से रिश्ता तोड़ते हैं तो उसके बीच पहले लड़ाई कर लेते हैं, और लड़ाई के तरीके हजार होते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि कौन सा लड़ाई का तरीका कहाँ पे जो है यूज होता है, वो अलग अलग जो है होता है। दूसरा फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पे हीट लगेगा कि नहीं लगेगा, अब बिल्कुल लगेगा। अगर हीट लगेगा तो रिएक्टेंट से एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वेपोराइजेशन, गैस को वेपर में कन्वर्ट करना, सब्लिमेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे हैं आपके इंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। ये सभी के सभी कैसे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हम जो है थोड़ी सी बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज। वेरी गुड, एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा मुझे बताइए कि अगर एनर्जी रिलीज करेगा, मैं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अगर इधर साइड इंथैल्पी एंड इधर साइड रेट ऑफ रिएक्शन,
अब मुझे बताइए कि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। क्योंकि यहां पे एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर रिलीज कर रहा है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट की। तभी तो अगर जब मान लो कि इससे रिएक्टेंट की एनर्जी में कुछ एनर्जी माइनस करेंगे तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी निकलेगी। ओके, अच्छा मुझे यहां पे मैं अगर जो डेल्टा एच एच पी माइनस एच आर लिखूं तो क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा निगेटिव आएगी, जी। क्योंकि अब यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। आप देख सकते हैं, आप ऐसे अंदाज लगाइए कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि कोई वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू मैंने इसको 5 मान लिया, इसको 10 मान लिया। अब मुझे बताइए कि एचपी कितना है? 10, सॉरी 5 है, और एच आर कितना है? 10। तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -5, यानी कि निगेटिव वैल्यू आ गया। मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यहाँ पे एच आर की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेरिजन टू एचपी? बोलिए, क्लियर? ओके, अच्छा यहां से ये पता लग गया। अब मुझे बताइए कि इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट से इसकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। ओके, अब इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो इसमें प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, या डेल्टा एच जो है ओवरऑल क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। कहाँ कहाँ होता है कंबशन रिएक्शन? जब आप किसी चीज को जलाते हैं, जैसे मैंने कार्बन को जलाया तो CO2 साथ में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, होगी कि नहीं? तो यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होगी तो हमने कहा कि भाई जिससे एनर्जी रिलीज होती है वो कैसा हो जाता है? एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिस्पायरेशन, आप जो सांस लेते हो तो वहां से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। फॉर्मेशन, इंडो एक्सो। तो यहाँ पे जनरली जो फॉर्मेशन होता है किसी रिएक्शन का वो जनरली क्या होता है? आपका एक्सो, क्योंकि वो रिएक्शन तभी रिएक्ट करना चाहता है ताकि कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। कोई ये नहीं चाहता कि भाई उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। आप लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा ज्यादा हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो है हम लोग रिएक्शन तभी करते हैं ताकि कि वो क्या हो सके? स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो ये सारे के सारे रिएक्शन कैसे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोलिए, क्लियर है? ओके, ये अलग अलग टाइप्स है। यहाँ पे जो है इनमें जो है क्या हो जाता है? डेल्टा एच जो है आपकी पॉजिटिव हो जाती है। ओके, सेकेंड टाइप था जो कि आपको मैंने बताया था कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल किसे कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इरिवर्सिबल हो जाते हैं। रिवर्सिबल में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर जाएगा उतना ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की ओर आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी होते हैं वो क्लोज कंटेनर में होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल जो होते हैं वो किस में हो जाते हैं? ओपन कंटेनर में होते हैं। ठीक है, ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना कभी भी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाते हैं, जबकि रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम को क्या कर लेते हैं? अचीव कर लेते हैं। जबकि रिवर्सिबल में कभी भी पूरा का पूरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सॉरी, रिवर्सिबल में कभी भी रिएक्टेंट जो है पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में, क्योंकि दोनों इधर से उधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो एक पोजीशन पे आके जो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ओके, अब मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है इक्विलिब्रियम, बस इसी के बाद जो है आपको इक्विलिब्रियम पे हम लोग जो है मूव कर जाएंगे। हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, chemical reaction in which product can be convert into back into reactant। इसका मतलब है कि आपने
N2 को H2 के साथ रिएक्शन कराया तो N2 से NH3 बना। मैं अगर से आपको बताऊं कि शुरू में इनिशियल पोजीशन आपने ले लिया, ध्यान से सुनना, हमने यहां पे क्या करा कि NH3 ले लिया, 2NH3, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, हमने क्या करा कि यहां पे हमारे पास क्या हो गया कि अगर मैंने क्या करा कि कोई रिएक्शन लिया, जैसे इसको हैबर प्रोसेस भी कहा जाता है, आपको पता होगा हैबर Yes. प्रोसेस। ओके, हमने क्या करा कि N2 को 3H2 के साथ रिएक्शन कराना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कराया तो ये जो है क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। अगर मैं इनिशियल की बात करूं, बहुत ही शुरुआत में, तो जो मोल होंगे इसके मोल होंगे। मैं अगर से मान लो इसके 2 मोल है, इसके 6 मोल है, तो इसके मोल कितने हो गए इनिशियल में, 0 होंगे कि नहीं? क्योंकि जब प्रोडक्ट, हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर आपने क्या करा कि N2 और H2 को मिलाया शुरू में, तो जो भी मोल होंगे वो N2 और H2 के होंगे। क्या NH3 का होगा क्या? नहीं होगा। अब कुछ देर बाद हो सकता है कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 मोल बच गए और यहाँ पे हमारे पास कितने मोल बच गए, 3 मोल बच गए, और यहाँ पे आपका कितना मोल बन गया, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है 2 मोल बन गया, एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। अब जो है क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम में आ गया, तो जब जितना इधर बन रहा होगा उधर वापस इतना बन जा रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, मैं पहले आपको इक्विलिब्रियम समझाता हूं, फिर यहां पे समझे। जैसे आप लोगों ने टग वार देखा है, टग वार, Yes. ओके। टग वार में क्या होता है कि दोनों साइड जो है कुछ खिलाड़ी को लगाए जाते हैं, 11-11 लगाते हैं, 13-13, शायद 11-11 लगाते हैं। इधर साइड भी हमने क्या करा, 11 लगा दिया, और इधर साइड भी हमने क्या लगा दिया, 11 खिलाड़ी लगा दिया। अब दोनों में जो है रस्सी तानी खींचातानी हो रहा है, और देखना कि आपको लगेगा ना कि इसके बीच में जो ये एक धागा होता है रेड कलर का, वो यहां से इसके इधर आ जाएगा तो ये जीत जाएगा, इसके इधर आ गया तो ये जीत जाता है, मतलब अपोजिट वाला। जैसे कि मान लो ये धागा इधर आ गया तो ये वाला टीम जीत जाएगा, इधर वाला आएगा तो इधर वाला जीत जाएगा, ऐसे जीतता है ना, शायद ऐसे जीता जाता है, ऐसे ही जीता जाता है। ओके, हमने टगवार खेला है, खेला नहीं है, देखा है। वैसे टगवार जो है मेन खेलने से पहले जो खींचा भी है रस्सी को, बहुत मोटा रस्सी होता है, खींचते खींचते जो है दिक्कत आती है। खैर, तो जैसे ही दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। ये इधर खींचना चाह रहा है और जबकि ये क्या कर रहा है, इधर रिएक्शन खींचना चाह रहा है। अब अगर जब दोनों इधर साइड खींचना चाह रहा है तो जिस कारण से जितना फोर्स इधर लग रहा होगा इतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इस केस को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं एक सेकंड केस ले लेता हूं। अच्छा, एक ना मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताता हूं पहले आपको। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा कि इधर साइड से फोर्स लगाया और इधर साइड से आपने फोर्स लगाया, दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक होता है मोशन वाला, क्योंकि यहां पे मूव नहीं हो रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप का केस, जहां स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है कि वो होना चाह रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मान लो कि हमने एक बकेट लिया, ठीक है, हमने क्या करा, एक बकेट ले लिया, ओके। अब यहां पे हमने एक टैप वाटर ले लिया, इसके अंदर जो है मान लो ये टैप वाटर है, और यहां पे इसके अंदर जो है मैंने पानी भर दिया,
ठीक है, ओके। अब जितना इधर मैंने ना एक होल कर दिया, जितना इधर से पानी आ रहा है उतना ही इधर से जो है क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। टैप वाटर चाह रहा था कि ये जल्दी से भर जाए, और ये क्या चाह रहा था कि जल्दी से खाली कर दे। अब भले आपको दूर से लग रहा होगा कि ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर दोनों वर्क कर रहे हैं। एक चाह रहा है कि फिल करें, दूसरा चाह रहा है खाली करें। वो अलग बात है कि जितना फिल हो रहा है उतना ही खाली हो रहा है, इस कारण से आपको इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब होता है कि फ्लक्चुएट करना, इधर उधर होना, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो ये मोशन में ही होगा। हाँ, बेसिकली जो है या डायनेमिक आप लोग पढ़े हो ना, फिजिक्स में कौन कौन से डायनेमिक पढ़ते हैं ना आप लोग, पढ़ते ये कि नहीं? हाँ, तो बेसिकली हम आपको समझा रहे हैं यही चीज क्या होता है कि रिएक्शन में भी होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, लेकिन जनरली आपका क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कुछ पार्ट जो है प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाता है, शुरू में नहीं, आफ्टर सम टाइम्स के बाद। तो उस केस को हम लोग क्या कह देते हैं, डायनेमिक। वो चाहता है कि कंप्लीट हो, दूसरा चाहता है कि वापस रिएक्टेंट बन जाए, तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन दोनों बराबर होते हैं, जिस कारण से आपको क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो होता है। खैर, फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसे ये जो है हमने देखा कि दो यहाँ पे क्या है कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, रिवर्सल, वही कहते हैं। जबकि यहाँ पे आपने क्या करा कि अगर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मैंने लिया एसिड और लिया बेस, और इसको मैंने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया, साल्ट प्लस जो है वाटर बन गया। 10th में पढ़े होंगे एसिड बेस एंड साल्ट में, कि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। पढ़े ऐसा? ठीक है। हाँ, Yes, sir. अमिताभ बच्चन जो है शोले पिक्चर में बहुत आंसू बहाया था। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हैं कि अमिताभ बच्चन ने शोले में बहुत सारा जो है आंसू बहाया था, किसके लिए? किसके लिए? पता नहीं। मतलब बसंती ये जो है वो कहा था ना, यानी कि खूब रोया था। अच्छा नहीं, वो तो धर्मेंद्र रोया था। ठीक है, खैर अपने को क्या है, कोई रहे। हमें तो यहाँ से जो है समझ में आ गया कि एसिड प्लस बेस में अमिताभ बच्चन शोले पिक्चर में जो है बहुत रोया था, क्योंकि वो मर जाता है तो इसीलिए। खैर, ओके, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते, इसलिए बोला ताकि कि आपके मानस पटल में जो है थोड़ा सा छप जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि एसिड ले लिया HCl, बेस क्या ले लिया NaOH, और मैंने इसको रिएक्शन करा दिया, तो यहां से आपने क्या बना लिया, NaCl, एंड साथ में क्या बन गया, H2O। इसको हमने खा लिया और इसको हमने क्या कर लिया, पी लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने क्या कर लिया कि इसका जो है रिएक्शन करा दिया। ओके, अब हमने क्या करा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये बैक नहीं जा सकता, NaCl से HCl नहीं बना सकते। H2O से वापस कहोगे कि सर दोनों बन जाएंगे, तो नहीं बनेगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, इसमें एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ओके। जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना, आप इसको ओपन में करोगे तो रिवर्सिबल ही नहीं होगा। अब कहोगे क्यों सर? अगर इन केस में आपको एक एग्जांपल के रूप में, आपने कोई प्रोडक्ट गैस बन रहा है, अब अगर जो खुला रहेगा है से था में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? उड़ जाएगा। ठीक है, अब कहां ढूंढोगे गैस को? अब अगर आप लोग में से कुछ लोग ढूंढ भी लें कि सर यहाँ पे जाएंगे, वहां जाएंगे, और जो है इसको ढूंढ के लाएंगे, वापस कंटेनर में रख लेंगे, अगर जैसा कर सकते तो बढ़िया। ठीक है, तो और भी जितने भी जो गैस है सबको ढूंढ ढूंढ के जो है आप कंटेनर में बंद कर देना, इतनी सारी जो मशीन है, कॉस्ट बच जाएगा। ये रहा हाइड्रोजन, पकड़ के बंद कर दो, ये रहा ऑक्सीजन, पकड़ के बंद कर दो। फिर आप लोगों को मास्क में भी कोरोना के समय भी जरूरत नहीं पड़ता, जो है एकदम, हाँ भाई ऑक्सीजन आ जा, भाई हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब हट जा,
तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते थे। खैर, ओके। तो यहाँ पे गैस वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसीलिए जब भी ये जो रिएक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, जो रिवर्सिबल होता है वो क्लोज कंटेनर में होता है, ताकि कि जो भी है वो क्या रहे, उसी के अंदर रहे, और इसी कारण से इक्विलिब्रियम जो है आप क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, ओपन कंटेनर में होता है, और ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं होते हैं। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिवर्सिबल में जितने रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट पूरा का पूरा 100% रिएक्शन नहीं होता, जबकि इरिवर्सिबल में नियरली 100% रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, यह नियरली कंप्लीटेड हो जाता है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो, भाई रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है, तो मैंने क्या कहा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना, मैंने क्या कहा, टैप से वाटर आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम में हो। सपोज करो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, शायद थोड़ा फील आ जाए, कि मान लो कि आपने सेविंग करके रखा है 100 रुपया। आप लोग स्टूडेंट हो, 100 रुपये बहुत ज्यादा हो जाते होंगे, या ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 1000 रुपये, इतना तो रहता नहीं है। जिसके पास इतना रहने लगेगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में शायद ही ऐसे बहुत कम होते हैं जो कि बहुत पैसे रखने के बाद भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर जैसे 100 रुपये भी हो जाए तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसका दिमाग जो है ना कहाँ कहाँ नाचेगा, कभी क्या खाने का मन करेगा पता नहीं वो। और जैसे लड़कों के पास तो आते के साथ ही खत्म, लड़की लोग तो बचा भी लेती है कि 4 दिन 5 दिन, तो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि इसने कहा कि भाई मुझे ना 100 रुपये रखना ही रखना है मिनिमम। अब ये तभी खर्च करेगा जब इसकी मम्मी या पापा इसको जो है कितने पैसे दिए, जैसे 20 रुपया दिया, इसने 100 रुपये रखा है, तब जाके इसने क्या कर दिया, 20 रुपया खर्चा कर दिया। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला, इसने 100 रुपये रिजर्व में रखा है बैंक में। ये तभी 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, जितना मिल रहा है तो उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हाँ जी बोलिए। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल वाले, वो कंप्लीटली नियरली कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि रिवर्सिबल वाले जो है कंप्लीट नहीं होते हैं। okay. वही कहता है कि अब हमें जो ना पढ़ना है वो 2 टाइप के पढ़ना है। इक्विलिब्रियम तो आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा क्या होता है इक्विलिब्रियम। हाँ, कि जितना प्रोडक्ट है, जितना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कह देते हैं। बोलिए, क्लियर है ना? अच्छा, इक्विलिब्रियम को बेसिकली 2 टाइप में पढ़ने हैं। एक को हम कहते हैं जो इक्विलिब्रियम है वो 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरे का नाम होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां से मैंने क्या करा कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कि मैंने ना कोई एक रिएक्शन लिया, जैसे मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो जितना ये फॉरवर्ड जाएगा क्या उतना ही बैकवर्ड जाएगा। ओके, इसका मतलब Yes, sir. आरएफ का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं, आरएफ का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि भाई जितना ये आगे बढ़ रहा होगा उतना ही ये क्या जा रहा होगा, Backward. बैकवर्ड जा रहा होगा। जैसे कई बार होता है ना कि लाइफ में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, ना आगे की सोचते ना पीछे की सोचते, बस जैसे चल रहा है चलने देते हैं। करते हैं कि नहीं? अभी जैसे मान लो अभी आप लोग 12th में आओगे इसी समय, अब आप क्या हो जाओगे, इक्विलिब्रियम हो जाओगे कि जो होगा देखा जाएगा। अब इधर जो है अवंती वाले कहेंगे कि ये कंप्लीट करो,
घर वाले कहेंगे कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाओ, तो दिमाग काम नहीं करता है, तो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, एकदम मस्त रहो, चिल रहो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसा कई बार सोचते हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम, कि जैसा चल रहा है, इधर से भी धक्का उधर खाना, उधर से भी धक्का इधर खाना, दोनों आपस में क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हम मस्त होके क्या हो जाते हैं, चादर तान के सोने वाला टाइम है, सो जाते हैं। फिर जो है सुबह फिर देखी जाएगी, शाम में जो है फिर वही कहानी, फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है शाम के बाद फिर वही कहानी। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि वही कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट ऑलवेज अटेन अ स्टेट ऑफ केमिकल, कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज वेसल। ए से बी बन रहा था, और ये जो है क्या बना, सी प्लस डी बना। लेकिन कुछ समय बाद ये जो है क्या होने लगा कि जो है वापस से जितना प्रोडक्ट बन रहा था, ऐसा क्यों हो रहा होगा, खुद सोचिए कि शुरू में तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जितने भी हो रहे होंगे शुरू में क्या हो रहे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन जब कुछ देर बाद जब इसका कंसंट्रेशन या इसके मोल कम हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये इधर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, जिस कारण से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जो क्या होगा, होने लगेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं कि रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए जो हम इसको क्या कह देते हैं, आपका जो है कह देते हैं। ओके, रिपीट करना। ओके, मैं फिर से समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। और ये कहां बन रहा है, रिएक्शन में। और रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए इसमें जो है क्या हो गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम दे दिया। वही चीज वो कहता है, इनिशियल रिएक्शन बिगेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रिएक्शन आल्सो बीइंग अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। शुरू में रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स when concentration of reactant is decreases and concentration of product are increases, then product concentration are goes to backward direction because its concentration is high। क्योंकि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिस कारण से ये केमिकल में होता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। ओके, एट सर्टेन स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एज इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। ओके, जैसे ये ग्राफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं समझाता हूं इस ग्राफ को। मैंने ना एक साइड रेट ले लिया, जो ध्यान से देखना, एक साइड मैंने रेट ले लिया। मुझे बताइए कि इनिशियल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा। मैं यहां से ले लेता हूं, आर से प्रोडक्ट बना रहा हूं। इनिशियल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। और ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, धीरे धीरे इसका जो है घटते चले जाएगा रेट। लेकिन प्रोडक्ट का शुरू में कंसंट्रेशन क्या होगा, रेट बिल्कुल जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा कि देखिए दोनों इक्विलिब्रियम आ गया। फिर से ध्यान सुनना, ये जो रिएक्शन है यानी कि रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको मैं लिख दूं ROF, रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये जो होगा रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि भाई शुरू में कंसंट्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, तो इस कारण से इसका रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां देखिए रेट क्या है। लेकिन जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन इसका तो जीरो था, शुरू में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो वही कहते हैं शुरू में बिल्कुल जीरो होगा, धीरे 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 बढ़ेगा। जब इसका कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक स्टेप टाइम आने पे ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। हाँ जी, वरुण बोलिए। सर एक साथ तो नहीं सर, दोनों बढ़ेंगे। सॉरी,
सर एक साथ तो नहीं बढ़ेगा सर, जैसे रिएक्टेंट बढ़ेगा तो सर एक उसके साथ ही प्रोडक्ट बढ़ेगा। हाँ, एक जो है पहले शुरू में तेजी से बढ़ेगा, एक शुरू में धीरे बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स के बाद देखिए ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दोनों बराबर बढ़ने लगेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। बोलिए, क्लियर है? ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तब देखेंगे आप लोग क्लियर हैं कि बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके। तो इस स्टेट को हमने क्या कह दिया, इक्विलिब्रियम स्टेट कह दिया। ओके, अब यही चीज जो है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोडक्ट ना टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे के बाद कहोगे कि भाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा या प्रोडक्ट जो है बैकवर्ड ज्यादा चलेगा, नहीं। इक्विलिब्रियम आ गया, आप चाहे उसको साल भर रख दो, चाहे उसको 2 साल रख दो, क्योंकि जितना रिएक्टेंट फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट जो है बैकवर्ड जा रहा है। इसलिए इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, इसको प्रेशर से किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही क्या जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसी कारण से इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। At the stage, number of mole substance per second in the forward direction is equal to the number of mole substance which disappear per second in the backward direction. इसका मतलब कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट अगर जो रिएक्टेंट में जाएगा, तो इसी स्टेज को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कह देते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको इसका रिएक्शन बताया कि अगर ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो शुरू में थोड़ा सा अच्छा सा ग्राफ बनाता हूं, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये रिएक्टेंट वाला है और ये क्या है, प्रोडक्ट वाला। और यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। क्योंकि ये वाला तो सर आपने बता दिया, हाँ बिल्कुल बता दिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर एफ इक्वल टू आर बी। आर एफ का मतलब समझ रहे हो ना, रेट ऑफ, हाँ रेट ऑफ क्या हो जाएगा, हाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। आरबी का मतलब क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन। ओके, अब सेकेंड हम ग्राफ की बात करते हैं। मैंने ना एक इक्वेशन ले लिया, मैंने क्या करा कि N2 ले लिया और H2 ले लिया और मैंने इसके साथ रिएक्शन कराया, तो हमारे पास क्या बन गया, NH3 का जो है बन गया। ठीक है, ओके, इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं कि इसका ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो देखिए जब जितना आपका कंसंट्रेशन, अगर H2 का क्या होगा, घटेगा इस समय के साथ, जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा H2 का जो ये कंसंट्रेशन है घटेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये एक N2 होगा, एक H2 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे N2 लिख देता हूं और यहाँ पे H2। लेकिन जो प्रोडक्ट का समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आने के बाद क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जितना ये दोनों बन रहा होगा उतना ये भी बन रहा होगा, ये जितना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, होगा कि नहीं। तो इस केस में देखिए कि ये जो है क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। कि ये बात समझ में आई, ये नहीं आई, रिपीट कर दो फिर से देखिए। मैंने कहा कि भाई कि जितना ये देखिए N2 का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट शुरू में तो बहुत ज्यादा होंगे, अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शुरू में तो घटेगा। तो वही मैंने कहा कि भाई H2 एंड N2 क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा घटना शुरू, लेकिन कुछ समय के बाद जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वो अलग बात है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये मान लेना इक्विलिब्रियम। ओके, फिर मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट होगा वो धीरे धीरे पहले जीरो होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जितना, क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो मैंने कहा कि जब कुछ समय के बाद जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। अच्छा, मुझसे बताइए कि रेट और टाइम का ग्राफ है, मुझे बताइए कि कौन सा ग्राफ सही है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था दो, एक रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, और एक ये वाला बताया, बताइए कौन सा। ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए। ए। यहाँ रिएक्शन का ग्राफ मैंने बताया कि ये क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक पॉइंट पे जाके जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए है, बी है, सी है, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा कि सर यहाँ भी तो इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, फिर जो है रेट ऑफ प्रोडक्ट का जो है क्या है, ये आपका मैं जो है लिख देता हूं, रेट ऑफ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है एंड रेट ऑफ क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। ध्यान से देखिए, अगर यहां पे एक पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम, लेकिन मैंने क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टाइम जो है वो जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम होगा, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट बनेगा, जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। कहोगे सर यहां भी तो बन रहा है, यहां बन रहा है, लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा बन रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है, कम बन रहा है, या रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा बन रहा है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम में मैंने क्या कहा था, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही बैकवर्ड में जाएगा। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, और जो राइट आंसर हो जाता है ए हो जाता है। हाँ जी बोलिए बोलो। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं? क्या बोले? तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे ले सकते हैं? ओके, मैंने कहा कि कोई रिएक्शन है, जैसे मैंने क्या कहा कि ए से बी बन रहा है, इसका शुरू में मान लो कि 10 मोल है, ये सारे के सारे मोल जो है किस में हो जाएगा, बी में जाएगा, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा, वही मैंने घटाया। लेकिन बी का जो है प्रोडक्ट यानी कि क्या होगा, वो बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, और एक समय के बाद जो है दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसी चीज को मैंने क्या करा कि अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। बोलिए, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब आपको कह रहा है कि जब आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब मुझे बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर सारे हो गए। बिल्कुल राइट आंसर। इसमें जो है क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। क्योंकि सर कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ये आपका रिएक्टेंट है यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमने कंसंट्रेशन में ये नहीं कहा कि भाई दोनों जो है एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, नहीं। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि भाई जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहा होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो कहोगे बिल्कुल, तो यहाँ भी है बी और सी, तो वैसे भी देखो ए और बी तो बिल्कुल सिमिलर ही है, खैर थोड़ा सा अंतर है ग्राफ का। ओके, थर्ड में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ समय के बाद जो है, वो अलग बात है कि फॉरवर्ड से ज्यादा जो है बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ गया। कंसंट्रेशन तो अभी भी बराबर है, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जिस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं रिएक्शन के लिए, ध्यान से सुना। अच्छा, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखे होंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। मेरे पास ए प्लस बी, और मैंने रिएक्शन करा दिया, ये इक्विलिब्रियम वाला है, तो सी प्लस डी बन गया। अगर मैं इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखूं तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सी, मैं यहां पे लिख देता हूं,
रेट ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी प्लस डी के, होगा कि नहीं? ओके अच्छा, मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो के ए प्लस बी, और यहां भी मैं अगर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं के इक्वल टू के बी एंड सी प्लस डी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके अच्छा, मुझे बताइए जब अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या आर एफ आर बी इक्वल हो जाएगा? यस सर। ओके, आर एफ की जगह पे मैं क्या लिख दूं के एफ इंटू ए इंटू बी। आपको फॉर्मूला जो है सीधे सीधे मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको फील करा रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला बना। मैं के बी लिख दूं, सी इंटू डी, प्लस नहीं होगा यहां। अच्छा, मैं के एफ बाय के बी लिख दूं इक्वल टू सी प्लस डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाय बी। अच्छा, क्या इसी चीज को के एफ बाय के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो है आपका फाइनल हो जाता है कि अगर जितना भी ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को लिख देते हैं, नीचे में हम लोग क्या करते हैं रिएक्टेंट को लिख देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और इस प्रकार से जो है आपका जो है फॉर्मूला आता है। बट एक और केस ध्यान से देखिएगा, अब हमने क्या करा कि यहां पे 2a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस 3d ले लिया। अच्छा, मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखूं, मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, ये देखिए 2a हाँ, ए प्लस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकता हूं। डी 3d का मतलब तो यही हुआ ना 3d। अच्छा, जी। अब रेट ऑफ मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखूं तो क्या हो जाएगा 2a हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। सिमिलरली अगर जब मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा सी इंटू सी डी इंटू डी। ओके, और मैं इसी चीज को आर एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूं के एफ इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। और मैं इसी चीज को आरबी को क्या लिख सकता हूं के बी इंटू सी डी का क्यूब। ओके अच्छा, इसी चीज को मैं क्या करा कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो दोनों बराबर हो जाएंगे आर एफ इक्वल टू आर बी, और मैं आर एफ और आर बी का जो रेशियो है मैं डायरेक्ट लिख दूं के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट यानी कि सी इंटू डी का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड बी का। अब आपको क्या सर मुझे हर बार इतना लिखना, नहीं, अब देखना कि कितना स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जितना होगा प्रोडक्ट में उसके ऊपर लगा देना। जैसे 3D है तो हम लोग वैसे ये बताया नहीं जाता है, सीधे सीधे हम लोग को कहा जाता है कि भाई आप क्या करना कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम लिखना है सबसे पहले प्रोडक्ट का लिखिए फिर रिएक्टेंट का लिखिए, जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा कंसंट्रेशन का उसको पावर में डाल दीजिए, और इस प्रकार से जो है आप क्या कर लीजिए इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, ओके आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में क्वेश्चन आंसर 2-4 करेंगे।